हेलो दोस्तों, टैवरन ऑफ टेक्स्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के बारे में और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी जानेंगे। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिज्म के एक इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं। अगर आपको स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के लास्ट में भी शो हो जाएगा। सो बिना किसी देरी के पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत की थी और इसमें इन्होंने लिंग्विस्टिक्स को यूज़ किया एज अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड कल्चरल थिंग्स। वो हम आगे जानेंगे कैसे, पर पहले थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे कैसे। लेवी-स्ट्रॉस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पेरिस में की, जहाँ उन्होंने फिलॉसफी और लॉ पढ़ा, पर उनका इंटरेस्ट इनमें ज़्यादा बना नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना करियर शिफ्ट किया एंथ्रोपोलॉजी की तरफ। 1934 तक उन्होंने सेकेंडरी स्कूल में बतौर टीचर पढ़ाया, बट इसी साल उन्होंने स्कूल टीचर की जॉब छोड़ ब्राज़ील में एक यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी की जॉब ले ली और वहां अपनी वाइफ के साथ मिलकर उन्होंने ब्राज़ील की कई ट्राइब्स पर स्टडी भी की और 1938 में उन्होंने यूनिवर्सिटी से भी रिजाइन कर दिया और वो ब्राज़ील की एक ट्राइब नाम्बीवारा की स्टडी करने लगे और कुछ महीने उनके बीच रहे। इसके बाद इन्हें फ्रांस में दोबारा बुला लिया गया 1939 में, जहां इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेना पड़ा और फिर ये कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क चले गए एग्जाइल के लिए कुछ कारणों की वजह से, जहां उन्होंने द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च में पढ़ाना शुरू किया। और 1942 में इनकी दोस्ती रोमन याकोब्सन से हुई, जो कि एक लिंग्विस्ट थे और उन्होंने ही इन्हें स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया, स्पेशली फर्डिनांड डी सॉसर के बारे में। और फर्डिनांड डी सॉसर के स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स और जिस तरीके से रोमन याकोब्सन ने उन मेथड्स को अपने वर्क में इंक्लूड किया, उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी की नींव रखी। ठीक। और हाँ, अगर आप रोमन याकोब्सन को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस चैनल पे उनकी भी डिटेल्ड वीडियो आएगी और फर्डिनांड डी सॉसर की ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ बुक्स, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, ये कुछ नाम है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, माइथोलॉजीज, द सैवेज माइंड, द रॉ एंड द कुक्ड, अ वर्ल्ड ऑन द वेन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, खासकर इनकी डेट्स और डेट से भी ज़्यादा इनकी क्रोनोलॉजी। आप इन वर्क्स की क्रोनोलॉजी याद रखें और इनकी डेट्स भी याद रखें। और हाँ, डेट्स पढ़ते वक्त ये चीज़ ध्यान रखें कि इन वर्क्स की 2 डेट्स होंगी, एक जब इनको लिखा गया, दूसरी जब इनको ट्रांसलेट किया गया। ठीक, तो उनमें कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी जा चुकी हैं, जैसे कि माइथीम, सैवेज एंड सिविलाइज्ड माइंड, ब्रिकोलाज, अलायंस थ्योरी एंड किनशिप। ठीक, अब बारी बारी करके इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। पार्ट 1 में हम बस माइथीम समझेंगे ताकि आपको पता लग सके स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या या किस तरीके से उन्होंने लिंग्विस्टिक्स को इसमें यूज किया। और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए बाकी टर्म्स को सेकंड पार्ट में समझेंगे। ठीक, माइथीम समझने से पहले समझते हैं मिथोलॉजी क्या होती है। नाउ मिथोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ मिथ्स which are traditional stories, narratives or legends that are often rooted in a particular culture or society। ठीक, मतलब मिथोलॉजी कुछ कहानियां होती हैं या कुछ कहानियों की एनालिसिस होती है, कलेक्शन होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं, जो कि किसी जगह के बिलीव्स, ट्रेडिशन या कल्चर को दिखाती हैं। इन कहानियों में अक्सर गॉड, गॉडेसेस, हीरोज या मिथिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे बेवुल्फ का नाम आपने सुना होगा, या फिर अगर इंडिया की बात करें तो रामायण, महाभारत और ऐसी कितनी ही कहानियां हैं। ठीक, आई होप आपको पता लग गया होगा कि मिथ और मिथोलॉजी क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है माइथीम, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। मैं इसको जरा हाईलाइट कर रहा हूँ। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट और एलिमेंट विद इन अ मिथोलॉजिकल नैरेटिव रिप्रेजेंटिंग फंडामेंटल आइडियाज, एक्शंस और मोटिव्स दैट रेकर अक्रॉस डिफरेंट मिथ्स एंड कल्चर्स। नाउ इसको समझते हैं। सबसे पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। अब हम पहले माइथीम समझे, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा मॉर्फीम को, क्योंकि ये जो टर्म है माइथीम, ये लिंग्विस्टिक्स से डिराइव हुई है, लिंग्विस्टिक्स के मॉर्फीम कंसेप्ट से। ठीक, नाउ मॉर्फीम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विद मीनिंग। मतलब जैसे कोई वर्ड है अनहैप्पीनेस। ठीक, अब हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अनहैप्पीनेस।
नाउ मॉर्फोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ वर्ड्स, कि किस तरीके से वर्ड्स बनते हैं और मीनिंग क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से मॉर्फीम जो होता है वो उन वर्ड्स का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, जैसे अनहैप्पीनेस है। ठीक, अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अनहैप्पी और नेस। ये जो अन और नेस है ये एफिक्स होते हैं जो किसी वर्ड के साथ, जैसे हैप्पी है इसके साथ जुड़े होते हैं। मतलब इनका अपने आप में अकेले में कोई मीनिंग नहीं है, बट जैसे ये हैप्पी के साथ जुड़ेंगे तो ये एक मीनिंग बना देंगे, जिसमें अन का मतलब होगा नेगेशन, नॉट, कि अगर अन जुड़ जाएगा तो मतलब हैप्पी नहीं है, और नेस जुड़ जाएगा तो एक स्टेट दिखाता है, खुशी की स्टेट। ठीक, सो जो हैप्पी होता है या जो वर्ड होता है जो अपने आप में एक मीनिंग रखता है उसको हम कहते हैं स्टेम, रूट। ठीक, और यही मॉर्फोलॉजी होती है जिसमें जो वर्ड होता है जो अपना मीनिंग रखता है उसे हम कहते हैं फ्री मॉर्फीम, और जो अफिक्स होते हैं जो उस वर्ड के साथ जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं बाउंड मॉर्फीम। बाउंड इसलिए क्योंकि अकेले में कोई मीनिंग नहीं रखते, ये किसी वर्ड के साथ जुड़ के कोई मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो मॉर्फीम वही है कि हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ढूंढते हैं, जैसे हैप्पी है ये अब स्मॉलेस्ट यूनिट आ गया इस वर्ड का, इससे फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं तो वर्ड आप मान लीजिए अननोइंगली। अब अननोइंगली को हम दो पार्ट्स में पहले डिवाइड कर सकते हैं, अन और नोइंगली। अब नोइंगली जो है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट इसको अभी भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नोइंग, और ये आ गया ली। अब ली को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट नोइंग को कर सकते हैं, नो, और ये आ गया इंग। अब इसको हम इसके फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, नो का फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता कि हम बोलें के एन या ओ डब्ल्यू, ये कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ठीक, सो नो को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आ गया इसका रूट वर्ड। ठीक, तो अननोइंगली को हमने किस तरीके से डिवाइड किया या किस तरीके से हम उसके स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट पे पहुंचे, वही मॉर्फोलॉजी है और वही मॉर्फीम है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। ठीक, और ये जितने भी आईएनजी या एलवाई या अन है ये सब बॉन्ड मॉर्फीम है, मतलब इनका अपने आप में भले कोई मतलब नहीं है, बट जब ये किसी वर्ड के साथ जुड़ते हैं तब ये मतलब बनाते हैं। ठीक, तो ये जो मॉर्फोलॉजी है, जो मॉर्फीम का कंसेप्ट है, ये और भी बड़ा है, बट जब हम लिंग्विस्टिक्स पे वीडियोस बनाएंगे उसमें इन चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस एक आइडिया सा देना था कि मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम होते क्या हैं, ताकि आप माई थीम को समझ सकें। अब आप देखिए माई थीम, मीनिंगफुल यूनिट्स, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स। ठीक, जिस तरीके से हमने मॉर्फोलॉजी में या मॉर्फीम जो हमने देखा कि एक वर्ड को हम डिवाइड करते गए जब तक हम एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट तक नहीं पहुंच गए, वैसे ही माई थीम है कि कोई मिथ है, हम उसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक हम एक किसी मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट तक नहीं पहुंच जाए जिसके फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसी को जोड़ जोड़ के वो प्रॉपर एक मिथ बनी है। ठीक, जैसे आप इस पजल में देखिए कि मान लो ये पूरा पजल जो है एक मिथ है, तो ये जो इसके सिंगल पीसीज हैं ये क्या है, माई थीम। ठीक, जिनको जोड़ के पूरी मिथ बनी है, तो यही माई थीम है। जैसे अगर कुछ माई थीम की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हीरोज जर्नी। अब आप बहुत सारी मिथ्स में देखेंगे, चाहे इंडिया की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे रशिया की हो, ग्रीक की हो, जहां मर्जी की हो, कि हर एक मिथ में, ज़्यादातर मिथ में एक हीरो की जर्नी रहती है। जैसे रामायण में राम भगवान की जर्नी थी, कैसे वो जंगल में गए और वहाँ बहुत सारी तकलीफें झेली, बुराई का विनाश करके वो वापस आए। या फिर आप महाभारत देख लीजिए, पांडवों की जर्नी है ना, वो कितनी सारी दिक्कतों को झेल के फिर लास्ट में महाभारत होता है और बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। उसी तरीके से आप इंडिया के बाहर के अगर मिथ्स देखें तो हरक्यूलिस हो गया, या बेओवुल्फ देख लीजिए आप। बेओवुल्फ में भी किस तरीके से हीरो की जर्नी दिखाई गई है कि वन बाय वन मॉन्स्टर्स को मारता रहता है, फिर लास्ट में ड्रैगन को मारता है ना, और अपने शहर को बचा लेता है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए किंग आर्थर की कहानियां देख लीजिए। तो ये सब मिथ्स हैं जहाँ पे एक हीरो की जर्नी दिखाई जाती है। तो ये जो हीरोज जर्नी है ये एक माई थीम हो गया, ये एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट हो गया जो मिथ में होगा। अब वो बात अलग है कि हर एक जगह की कहानी अलग हो सकती है, कि इंडिया की अलग होगी, बाहर ग्रीक की अलग होगी, चाइना की अलग होगी, रशिया की अलग होगी, है ना, वो हो सकता है। बट जो एक एलिमेंट है हीरोज जर्नी वो रहेगा। ठीक, या फिर अगर आप एक और एग्जाम्पल है तो क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी। ठीक, मतलब बहुत सारी कहानियों में आपने देखा होगा कि कोई एक कैरेक्टर होता है जिसको अमर होना होता है, जिसको दुनिया की सारी शक्ति चाहिए कि वो कभी ना मरे, कभी ना हारे। तो बहुत सारी मिथ्स होगी, चाहे इंडिया की ले लो, जहां मर्जी की ले लो, ये भी जो एक माई थीम है, एक एलिमेंट है, आपको बहुत सारी मिथ्स में मिल जाएगा। ठीक, अब भले ही कहानियां अलग अलग होंगी अलग अलग जगह के हिसाब से, पर एलिमेंट तो यही होगा ना कि क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी। ठीक, अब आप
इस एग्जाम्पल को देखिए, इस इलस्ट्रेशन को देखिए। जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे उन्होंने इडिपस मिथ का यूज किया माई थीम समझाने के लिए और बाइनरी अपोजिशन समझाने के लिए कि किस तरीके से ये जो है किसी मिथ में काम करते हैं और उससे एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, उससे पहले अगर आपको इडिपस की कहानी नहीं पता तो मैं जल्दी से बहुत कम शब्दों में इसको कहानी को बता देता हूँ कि एक लायस किंग ऑफ थीव्स जगह का किंग था लायस, उनकी वाइफ थी जोकास्ता। ठीक, अब एक भविष्यवाणी होती है कि जो लायस और जोकास्ता का बेटा होगा, है ना, जो भी इनका चाइल्ड होगा वो आगे जाके लाइस की हत्या कर देगा, लाइस को मार देगा और जोकास्ता से अपनी ही माँ से शादी कर लेगा। सो जो इडिपस इनका बेटा पैदा हुआ उसके लिए ये भविष्यवाणी थी। अब लाइस इस चीज से डरा हुआ था, सहमा हुआ था और वो नहीं चाहता था ये सब हो। उसने इस चीज को रोकने के लिए एक शेफर्ड, एक गडरिये को कहा कि तुम मेरे बच्चे को ले जाओ, अभी इडिपस बहुत छोटा था, कि इसको ले जाओ और इसके पैर में एक छेद कर दो ताकि ये चल ना सके और इसको पहाड़ों में कहीं रखाओ दूर जैसे। लाइस ने ऐसा इसलिए कहा कि ताकि वो प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी कभी सच ही ना हो। बट शेफर्ड का दिल इस चीज के लिए माना नहीं क्योंकि वो इस छोटे से बच्चे को इतना दर्द नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने छुपते छुपाते क्या किया, बजाय कि पैरों में छेद करके इसको पहाड़ों में रखाते, वो इसको कोरिंथ जगह पे ले गए जहाँ के राजा थे किंग पॉलीबियस और क्वीन मेरोपी। ठीक, और इन दोनों ने इडिपस को पाला पोसा बड़ा किया और इडिपस उसी राजघराने में एज अ प्रिंस बड़ा हुआ। बट जैसे ही इडिपस बड़ा हुआ तो उसे इस भविष्यवाणी के बारे में पता लग गया कि बड़ा होकर अपने फादर को मार देगा और अपनी माँ से शादी करेगा। बट इसके हिसाब से तो इसके फादर और मदर ये थे, तो इसने क्या किया, इन दोनों को बचाने के लिए कोरिंथ छोड़ दिया और वो चल पड़ा या इनसे दूर चल पड़ा। वहीं चलते चलते रास्ते में इडिपस को लायस मिला जो कि उसका असली फादर था, बट इडिपस को नहीं पता था। इन दोनों के बीच कुछ बहसबाजी हुई और इडिपस ने अननोइंगली, मतलब उसको नहीं पता था उसका बाप है, इडिपस ने लायस को मार दिया। ठीक, तो आधी भविष्यवाणी तो सच हो गई। इसके बाद इडिपस जब थीब्स पहुंचे तो वहां पे एक स्फीनिक्स नाम का एक मॉन्स्टर था, पूरी थीब्स पे उसका आतंक था। तो जब इडिपस पहुंचा तो वो स्फीनिक्स जो भी थीब्स से होगे, कोई भी ट्रैवलर गुजरता था, कोई भी इंसान गुजरता था तो उसके सामने एक रीडल रखता था। अगर वो रीडल का सही जवाब दे दे तो वो स्फीनिक्स मर जाएगा। पर आज तक उस रीडल का किसी ने सही जवाब दिया नहीं था, बट इडिपस ने अपनी इंटेलिजेंस दिखा के उस रीडल का सही जवाब दे दिया। ठीक, सो उसके सही जवाब देते ही वो स्फीनिक्स भी मर गया। अब इसके बाद वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए कि इडिपस ने उनकी जान बचा ली, उस मॉन्स्टर से उनको बचा लिया, इसीलिए उन्होंने इडिपस को अपना राजा घोषित कर दिया। और उसी के चलते इडिपस ने इडिपस ने उनसे शादी कर ली, बट उसे नहीं पता था अभी कि उनकी मदर है। फिर जब बहुत टाइम बाद कहानी आगे बढ़ती है और इडिपस को एक्चुअल में पता लगता है कि जोकास्ता उसकी मदर है या जो जिस आदमी को उसने मारा था लायस को वो उसका बाप है, तो इन चीजों को इडिपस झेल नहीं पाता और वो अपनी आंखों को फोड़ देता है, वो अंधा हो जाता है। तो ये कहानी थी इडिपस की। अब दोबारा से इस एग्जाम्पल में वापस आते हैं कि कैसे इस मिथ को जो है स्ट्रक्चर में बांटा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। हालांकि जो टेबल है ये कोई एक्चुअल टेबल नहीं है जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने दिया था, बट हाँ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है ताकि समझने में आसान हो। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। नाउ आप इस नंबर 1 कॉलम में देखिए, एडिपस मैरीज हिज मदर जोकास्ता। ठीक, और इसके नीचे देखिए एंटीगनी, बाय द वे एंटीगनी, पोलिनिसिस और इट्यूक्लिस जो थे वो इडिपस के बच्चे थे। एंटीगनी लड़की थी और पोलिनिसिस और इट्यूक्लिस जो थे वो बेटे थे। ठीक, सो एंटीगनी बरीज हर ब्रदर पोलिनिसिस इन डिफेंस ऑफ द लॉ, मतलब एंटीगनी ने अपने भाई को दफनाया लॉ के अगेंस्ट जाके। दरअसल होता क्या है कि इडिपस अंधा होने के बाद एग्जाइल में चला जाता है, तो उसके बाद राजगद्दी अब कौन संभालेगा, तो उनके बेटे इट्यूक्लिस और पोलिनिसिस में आपस में लड़ाई होती है जिसमें इट्यूक्लिस पोलिनिसिस को मार देता है। और कुछ इस तरीके की कहानी होती है कि अब पोलिनिसिस को कोई दफना नहीं सकता, बट पोलिनिसिस की बहन एंटीगनी लॉ के बियॉन्ड जाके, लॉ को तोड़ के भी अपने भाई की बॉडी को दफनाती है। तो इससे पता लगता है कि ब्लड टाइज आर ओवररेटेड। ओवररेटेड मतलब ये एलिमेंट, ये माई थीम कैसे निकला। पहले आप देखिए कि इडिपस मैरीज हिज मदर जोकास्ता, तो हमेशा से एक रूल बना होता है कल्चर में, हर एक रिलेशन का एक दायरा है। जैसे आप अपनी मदर या अपनी बहन इनसे शादी नहीं कर सकते, बट इडिपस ने की तो उसके बदले में उसको मिली ट्रेजेडी। ठीक, मतलब उसको उसकी लाइफ में सजा मिल गई इस चीज के लिए, क्योंकि ये करना कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं था। और दूसरी तरफ एंटीगनी ने अपने भाई की जो बॉडी थी उसको दफनाया लॉ के अगेंस्ट जाके, मतलब वो अपने खून से कितना प्यार करती थी। सो इसीलिए इधर दिखाया कि ब्लड टाइज आर ओवररेटेड, है ना,
कि अगर आप इनके अगेंस्ट जाओगे तो भी आपके लिए बुरा है, और दूसरी तरफ एक लड़की ने लॉ के अगेंस्ट जाके भी अपने भाई की बॉडी को दफनाया क्योंकि वो उसका प्रॉपर ब्यूरियल करना चाहती थी। ठीक, नाउ दूसरी तरफ इडिपस किल्स हिज फादर लायस, है ना, अपने बाप को मार दिया, एंड एटियोक्लिस किल्स हिज ब्रदर पॉलिनिसिस। ठीक, मतलब भाई ने भाई को मार दिया। सो ब्लड टाइज आर अंडररेटेड। अंडररेटेड मतलब कि हाँ, बोलने को तो वो सेम ब्लड था, भाई थे, और यहाँ पे बाप बेटा थे, पर मार दिया ना, खत्म कर दिया। यहाँ पे बेटे ने बाप को मारा, उनको सजा मिली, और भाई ने भाई को मारा तो इनको भी सजा ही मिली। ठीक, सो इससे पता लगता है कि ब्लड टाइज आर ओवररेटेड एंड ब्लड टाइज आर अंडररेटेड। अब ये दोनों बातें आपस में ऑपोजिट हैं, है ना, कॉन्ट्रेरी हैं। तो इससे पता लगता है बाइनरी ऑपोजिशन का, कि ये माइथीम तो निकाल दिए कि ब्लड टाइज आर ओवररेटेड, ब्लड टाइज आर अंडररेटेड, बट सेम टाइम ये एक दूसरे से ऑपोजिट भी है, मतलब बाइनरी ऑपोजिशन। अब जिन लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियो देखी है उनको पता होगा कि बाइनरी ऑपोजिशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म में। ठीक, अब ये जो ह्यूमन ओरिजिन है इसकी बात हम बाद में करते हैं। अब आप इधर आ जाइए। इडिपस इमोलेट्स द स्पिनिक्स, मतलब जो मॉन्स्टर था उसको मार दिया। दूसरी तरफ इडिपस मीन्स स्वॉलन फुट, मतलब जो उनका बाप था, इडिपस का बाप था, उसने लायस ने हुक्म दिया था कि इडिपस के पैर में छेद कर दो ताकि ये चल ना सके। ये चल नहीं पाएगा, पहाड़ों में पड़ा रहेगा, वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। सो जो लायस था उसने डेस्टिनी को बदलना चाहा, बट हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे इडिपस घूम फिर के पहुंच तो थीब्स ही गया, जहाँ पे उसने अपने बाप को भी मारा और माँ से भी शादी की, है ना। सो ये जो सोलन फुट का कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी को दिखाता है। ठीक, मतलब ये एक मेटाफर था कि उसने भले डेस्टिनी को बदलना चाहा बट फिर भी वो डेस्टिनी को बदल नहीं पाया। एट द एंड ऑफ द डे हुआ वही जो डेस्टिनी में लिखा था, जो भविष्यवाणी हुई थी। और दूसरी तरफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्स्टर, मतलब ये एक फ्री विल एक्ट था कि जो इडिपस था उसने थीब्स के लोगों को बचाया, है ना, एक हीरोइज्म दिखा के, अपनी इंटेलिजेंस दिखा के, रिडल सॉल्व करके। सो वो एक फ्री विल एक्ट था। अब आप खुद देखिए, फ्री विल और डेस्टिनी ये दोनों आपस में ऑपोजिट टर्म्स हैं। कैसे कि फ्री विल होती है कि इंसान चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से चीजें करूं जो मैं चाहता हूं, और दूसरी तरफ होती है डेस्टिनी कि जो लिखा हुआ है वही होगा, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, तुम बदल नहीं सकते, है ना। तो फ्री विल हो गया कि मैं चाहता हूं मेरे हिसाब से चीजें चले, पर डेस्टिनी होती है कि सब कुछ लिखा हुआ है, तुम उसे नहीं बदल सकते। तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ट्रेरी हो गए, तो ये भी आपस में क्या हो गए, बाइनरी ऑपोजिट्स। ठीक, और ये यहाँ पे माई थीम भी आ गई कि फ्री विल एक्ट और डेस्टिनी, है ना। नाउ ह्यूमन ओरिजिन। ह्यूमन ओरिजिन से क्या मतलब है कि इंसान किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ और किस तरीके से वो इवॉल्व हुए कल्चरली और ट्रेडिशन वाइज। जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए तो उनको रिलेशनशिप के बारे में बताया गया कि अच्छा ये तुम्हारी मदर है, ये तुम्हारे फादर है, ये तुम्हारी सिस्टर है, इस तरीके से रिलेशन है, मतलब रिलेशनशिप के दायरे सेट किए गए, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की गई। ठीक, और वही इस चीज में दिखाया गया है कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक किया तो उसके साथ ट्रेजेडी हुई, और दूसरी तरफ कुछ अपने जो ब्लड रिलेशन थे उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे सिस्टर ने रूल्स के अगेंस्ट जाके अपने भाई की बॉडी को दफनाया। सो ह्यूमन ओरिजिन आप इस तरीके से समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है ऑटोक्टोनिस ओरिजिन। ऑटोक्टोनिस ओरिजिन क्या होता है कि नेटिव ओरिजिन, मतलब जहाँ पे कोई इंसान पैदा हुआ है। ऑटोक्टोनिस ओरिजिन का लिटरल मीनिंग होता है कि जो इंसान अर्थ से पैदा हुआ है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन ओरिजिन समझे तो ह्यूमन ओरिजिन को में समझा जाता है कि एक थर्ड पावर जो है इन्वॉल्व है, कि अच्छा गॉड ने सबको बनाया है ना, कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस है, उनके हिसाब से चीजें सेट हुई है, इवॉल्व हुआ है इंसान। और ऑटोक्टोनिस ओरिजिन क्या है कि वो वहाँ का नेटिव है, वो अर्थ से पैदा हुआ है। जैसे अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो इडिपस था उसके लिए ह्यूमन ओरिजिन जो है वो आप समझ लीजिए कोरिंथ में था, जहाँ जिस जगह पे शेफर्ड उसको लेके गया था। ठीक, वहां पे उसने रिलेशनशिप के बारे में समझा। जैसे वो उसने दुनिया देखना शुरू किया तो उसने किंग पॉलीबियस और क्वीन मेरोपी थी वहां की, उनको ही अपना माँ बाप माना। सो वो इडिपस के कोई ब्लड रिलेटिव या ब्लड रिलेशन में नहीं थे, बट फिर भी कल्चर वाइज इडिपस को जो समझाया गया या जो उसके दिमाग में था उस हिसाब से उसने उनको अपना माँ बाप माना। बट एक्चुअल में जो उसका नेटिव लैंड था वो था थीब्स। ठीक, जहाँ पे वो पैदा हुआ था, जहाँ पे एक्चुअल में उसका ब्लड रिलेटिव थे, उसके माँ बाप थे। सो एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के जो इडिपस है वो अपने नेटिव लैंड ही पहुंच गया, जहाँ पे वो पैदा हुआ था। ठीक, तो इसको ऑटोक्टोनिस ओरिजिन कहते हैं कि कोई जो इंसान है वो किसी जगह के नेटिव्स हों।
इडिपस के साथ इतना कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, बट लास्ट में जाके वो वहीं पे पहुंचा जहां का वो नेटिव था। तो आप खुद देखिए, जो ऑटोक्टोनिस ओरिजिन है वो किसी छोटी जगह की बात करें, किसी नेटिव लैंड की बात करें, किसी नेटिव ओरिजिन की बात करें, और ह्यूमन ओरिजिन है वो एक वाइड स्केल की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब तक इवॉल्व हुए कल्चरली या ट्रेडिशनली सब इंसान, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत वाइड चीज की बात की जा रही है, और ऑटोक्टोनिस में एक नेटिव यानी बहुत कम चीज की बात की जा रही है। तो ये भी दोनों आपस में कॉन्ट्रेरी हुए, बाइनरी ऑपोजिट हुए। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इस पूरे टेबल में किस तरीके से इडिपस मिथ को डिवाइड किया गया। जैसे मॉर्फोलॉजी में किसी वर्ड को डिवाइड करते करते हम मॉर्फीम तक पहुंचे, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, उसी तरीके से इडिपस मिथ में भी हम किस तरीके से डिवाइड करते करते स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट तक पहुंचे, माइथीम तक, और वहीं पे हमने समझा बाइनरी ऑपोजिशन का भी कंसेप्ट, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरीके से जो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस थे, उन्होंने बहुत सारी मिथ्स को स्ट्रक्चर की तरह समझा, उनमें एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश की, और ऐसे स्ट्रक्चर जो कि यूनिवर्सल हो, जो कि हर मिथ में पाए जाएं। सो यही उनकी स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी थी, मिथ्स के अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करना या अनकवर करना। ठीक, सो पहले पार्ट के लिए इतना ही। अगर सभी टर्म्स को मैं इसी पार्ट में इंक्लूड करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए जो बाकी की टर्म्स हैं वो पार्ट 2 में आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, इसी के साथ अ बिग थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।